जितने भी लोग बिहार से मेरा वीडियो देख रहे होंगे उन सबको पता होगा कि बिहार में बीपीएससी टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसीज, इवन अदर गवर्नमेंट जॉब्स भी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा आई हैं। इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? लोगों को सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही, लेकिन गवर्नमेंट का तो खर्चा बढ़ेगा ना। इससे बेनिफिट क्या होगा? सी, इसी का आंसर है, हम इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जब भी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है, स्पेशली यहाँ पे जब जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा करेंगे और वो पैसा वापस इकोनॉमी में आएगा। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, हमारे आसपास जो हो रही होती हैं, चाहे चीज़ों का प्राइस हो, हमने पिछले साल किसी और प्राइस में चीज़ों को खरीदा था, इस साल हम किसी और प्राइस पे चीज़ों को खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही इकोनॉमिक्स के दायरे में आती हैं, उसी की बाउंड्री में आती हैं। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट, जो कि बीबीए में ये कॉमन सब्जेक्ट है आपका। इसमें हम सारी चीज़ें वन बाय वन कवर करेंगे। अगर आपका 12th में भी है तो ये वीडियोस आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली हैं। इसमें हम वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करेंगे और बहुत ही ब्रीफ में, ठीक है, आप जिससे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब होता है जब हम बहुत सारे ऑप्शंस में से ना कोई चॉइस करते हैं। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है ना, वो सारी लिमिटेड है। क्या चीज़ें हैं? इकोनॉमिक्स का जो मेन फंडा है वो यही है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और जो हमारी नीड्स या वांट्स हैं वो लिमिटेड है। हम कैसे क्या चीज़ें लगा कर, कैसे क्या लॉजिक लगा करके हम बेस्ट यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज का, अपने टाइम का, अपने मनी का, यही इकोनॉमिक्स है। सो जो इकोनॉमिक्स है ना, ये बेसिकली आपके ग्रीक वर्ड से आया है, ओइकोस और नोमोस। मोमोज नहीं, नोमोस, NOMOS। ओइकोस मतलब हाउस होल्ड, नोमोस मतलब मैनेजमेंट। तो पहले के टाइम में इकोनॉमिक्स का मतलब कहा जाता था कि हाउ यू मैनेज, इट वॉज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग अ हाउस होल्ड। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, काम बढ़ा, लोग ज़्यादा होने लगे, प्रोडक्शन बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती गई, तो जो इकोनॉमिक्स का दायरा है ना वो भी बढ़ने लगा। एंड नाउ इट एक्सपेंडेड टू द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ स्टेट और सोसाइटी। मतलब किसी भी कंट्री के अंदर में या सोसाइटी के अंदर में जो भी रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, जिसमें कि प्रोडक्शन आया, डिस्ट्रीब्यूशन आया और कंजम्पशन आया। प्रोडक्शन मतलब सामान कैसे बनेगा, खेती एग्रीकल्चर क्या होगी, ये सारी चीज़ें, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, क्या उसका सीन होगा हमारी कंट्री के अंदर में, ये भी इकोनॉमिक्स के अंडर में आई। किसका क्या बेनिफिट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एवरीथिंग कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये सारा ही किसके अंडर आया? इकोनॉमिक्स के अंडर में आया। कंजम्पशन, ये सारा इकोनॉमिक्स के अंडर में आया। कंजम्पशन बाय होम, कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ, ये डेफिनेशन याद कर लेना, क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट मेक चॉइसेस टू यूज स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, कैसे कोई भी बिजनेस, गवर्नमेंट, पीपल ये लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। और ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन प्रोसेस, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर हम इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट एरिया होता है ना, वो इसके दो पार्ट्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम एक इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं, जैसे कि प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होंगी, प्रोडक्शन क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाने का कितना खर्चा आ रहा है और उसका प्राइस क्या रखना चाहिए, या फिर मार्केट में प्राइसिंग क्या है, या कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम डिसीजन लेते हैं तो इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो जाए या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो, जब हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो दायरा है वो थोड़ा सा लार्ज है। आप ऐसे समझ लो कि ये, अगर ये एक ट्री है तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर ट्री का जंगल है पूरा तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें ना पूरी इकोनॉमी को फोकस किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें नेशनल इनकम आया, टोटल एम्प्लॉयमेंट आया, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सब कुछ। आप खुद ही सोचो, अगर गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब अगर RBI, अगर गवर्नमेंट चाहे
गरीबी भी को मिटाना चाहे तो जितना चाहे मर्जी नोट छाप ले, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कैसे नहीं पॉसिबल? ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम इवन सब्जेक्ट्स की बात करें या टॉपिक्स की बात करें, जो आपका सिलेबस होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लॉ ऑफ डिमांड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का के अंडर की चीज़ें हुई, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग? इसमें पढ़ते हैं हम लोग इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। फिर आपका हो गया पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि इकोनॉमिक्स ओवरऑल क्या होता है। मूविंग अहेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज द बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका क्या स्टडी करता है? बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल रादर देन इंडिविजुअल मार्केट। तो यहाँ पे एग्रीगेट मेजर्स को देखा जाता है, जैसे कि नेशनल इनकम, हर एक पर्सन की इनकम को ऐड कर लिया जाए तो नेशनल इनकम आ जाएगी। टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है, हर सेक्टर्स को ले लिया जाए तो, ठीक है। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका अगर शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो हर एक सेक्टर को इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि किस सेक्टर से कितना एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या? याद रखना, टैक्सेशन, जो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लेती है ना, ये फिजिकल पॉलिसी के अंडर में आया। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में क्या आया? जो आरबीआई की जो पॉलिसीज होती है ना, जिसमें कि रेपो रेट वगैरह आता है, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जो लोन का जो रेट होता है, ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में आया। तो ये तो सबके लिए होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, सबके लिए होता है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। तो फिर से रिपीट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज द बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल rather than individual market, ठीक है। It focuses on aggregate measures such as national income, total employment, inflation, economic growth, monetary and fiscal policy। हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें ना, इसके कुछ फीचर्स हैं, ये याद रखना। क्या क्या फीचर्स हैं? जो हमने डेफिनेशन में कवर किया ना, बस उसी को हम अभी सेपरेटली लिख लेंगे। पहला है एग्रीगेट एनालिसिस, ठीक है। डील्स विथ टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन, टोटल आउटपुट, सब कुछ टोटल, ठीक है। फोकस ऑन मेजर इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी, ये सारी चीजें। पॉलिसी ओरिएंटेड होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन सारी चीज़ों का, जितने भी हमारे कंट्री में सेक्टर्स हैं, उनका बिहेवियर क्या है, डिमांड, जितने भी सेक्टर्स हैं, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड मतलब ये नहीं कि मेरी और आपकी डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब होता है मेरी और आपकी डिमांड इंडिविजुअल पर्सन के बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक मार्केट में क्या डिमांड है। जबकि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हर एक चीज़ की डिमांड, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो हमारा खाने वाला आइटम हो, एवरीथिंग, ये एग्रीगेट डिमांड के अंदर में आया, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को पढ़ना, उसको समझना और उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनाना, ठीक है। जैसे कि अगर डिमांड कम हो रही है मार्केट में तो मीन्स लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो पैसा तो देना पड़ेगा। अगर डिमांड नहीं है मार्केट में, पैसा नहीं है, तो फिर काम करेगी इकोनॉमी अच्छे से? जो भी प्रोडक्शन सामान बना है वो तो बिकेगा ही नहीं। अगर सामान नहीं बिकेगा तो सोचो क्या ही हालत होगी। तो यहाँ पे ये जो भी आउटकम आया इस स्टडी को करने के बाद, उससे पॉलिसीज बनाओ। पॉलिसीज मतलब फिजिकल पॉलिसी बनाओ, टैक्सेशन रेट को थोड़ा सा कम कर दो, लिबरल रखो, ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा खर्च करे, डिमांड ज़्यादा हो, तो पॉलिसीज बनाना, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये फाइनेंस से भी डील करता है, टैक्स वगैरह फाइनेंस का ही तो थोड़ा बहुत पार्ट हुआ ना, पॉलिटिक्स से भी डील करता है, एंड सोशियोलॉजी यानी कि सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सोसाइटी की में रहकर ही उसी की स्टडी की बात होती है ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसकी ये सारा इसके अंदर में आया, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट एनालिसिस,
फोकस ऑन मेजर इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिसी ओरिएंटेड, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ये सारी इसके अंडर में चीज़ें आई। अब इसके अलावा एक और चीज़ आप अपने सिलेबस में देखोगे वो है स्टैटिक, मैक्रोस्टैटिक एंड मैक्रोडायनामिक। ठीक है, मैक्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के ना दो तरीके हो सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो वेज में या दो मेथड्स के थ्रू पढ़ा जा सकता है, मैक्रोस्टैटिक एंड मैक्रोडायनामिक। स्टैटिक मतलब होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो इकोनॉमी है वो कैसे काम कर रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हमारा नेशनल इनकम क्या है, हमारा जीडीपी क्या है, ये मैक्रोस्टैटिक का आउटपुट हुआ। मैक्रोडायनामिक मतलब आने वाले, अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, ये मैक्रोडायनामिक का कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पे हम चेंज को पढ़ते हैं, अगर ये चेंज हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, चेंज को मतलब बहुत लंबे टाइम तक इकोनॉमिक में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये मैक्रोडायनामिक का पार्ट हुआ। तो बेसिकली अगर इन ब्रीफ बोले तो मैक्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है, स्नैपशॉट अप्रोच। यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स हैं जब ये जानना चाहते हैं कि अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, ये जो फाइंड आउट किया जाता है बाय स्टडिंग इक्विलिब्रियम। ये आप आगे चल के पढ़ोगे, अभी इतना समझ लो कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में स्टेट ऑफ बैलेंस, जहाँ पे चीज़ें बैलेंस्ड हो। ठीक है, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट मैक्रो वेरिएबल्स, जैसे कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन एट वन मोमेंट। क्या हमारे कंट्री में इनकम का पोजीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट का क्या कंडीशन है, कंजम्पशन का क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें, जैसे कि नेशनल इनकम को मेजर करना, अभी मैंने बताया। मैक्रो डायनामिक की बात करें तो ये मोशन पिक्चर अप्रोच से कहा जाता है कि इस टाइम ना इकोनॉमिक्स ये भी जानना चाहते हैं कभी कभी कि इकोनॉमिक्स, जो हमारी इकोनॉमी है वो टाइम के साथ क्या उसमें चेंज आएगा। इकोनॉमी मतलब होता है यूजुअली कंट्री। हम जब कंट्री को की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो इस इकोनॉमी वर्ड से रिफर किया जाता है। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, अगर आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ये एम्प्लॉयमेंट को कैसे इफेक्ट करेगा, आने वाली इनकम्स को कैसे इफेक्ट करेगा, और आने वाले 10 सालों में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे कि अगर हम बताएं कि गवर्नमेंट जॉब्स अगर आती हैं, बिहार में इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं, इसका आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। एजुकेशन तो बढ़ेगा ही, जो यहाँ के बच्चे हैं वो एजुकेटेड होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स आएंगे, ये तो इफेक्ट आएगा ही। साथ ही लोगों की इनकम जब बढ़ेगी तो ओवरऑल इकोनॉमी को ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये जो मैक्रो डायनामिक है ना, इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। आने वाले टाइम में हमें पॉलिसीज मेकिंग बनाने में हेल्प करता है और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसको। तो एक छोटा सा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये देख लो, और इन सबका नोट्स ज़रूर बना लेना, इसमें थोड़ा सा शायद शॉर्ट नोट्स आ जाए। तो फीचर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, फोकस क्या है, एट अ पॉइंट इन टाइम है, ओवर टाइम की बात हो रही है, इसमें टाइम को इग्नोर किया गया है मैक्रोस्टैटिक में, उसमें कंसीडर किया गया है आने वाले 10 साल तक भी इवन। ठीक है, नेचर ये स्नैपशॉट है, फोटो लेना, और मोशन पिक्चर मतलब मूवी के बारे में। ये हम जब माइक्रो डायनेमिक के बारे में बात करते हैं तो ये मूवी के बारे में बात होती है। यहाँ पे एनालिसिस, यहाँ पे फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिफाइन किया जाता है, और यहाँ पे पाथ ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं। पाथ ऑफ एडजस्टमेंट आप जब ये चीज़ें आगे पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा ये इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। हम डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ग्राफ्स बनाओगे ना समझ में आ जाएगा। टू अ न्यू इक्विलिब्रियम, आप इतना समझ लो, एनालिसिस मतलब क्या, कहाँ पे बैलेंस हो रहा है ये आपका पता चल गया। अब यहाँ पे मैक्रोडायनामिक में क्या किया जाता है कि अगर ये चेंज होता है तो हमारे जो बैलेंस का जो पॉइंट है ना उसमें क्या चेंज आ रहा है, ये क्या आगे शिफ्ट हो रहा है या पीछे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैक्रोडायनामिक का पार्ट हुआ। एग्जाम्पल नेशनल इनकम और मैक्रोस्टैटिक का पार्ट हुआ अगर हम करंट ईयर की बात करें। और नेशनल इनकम ग्रोथ की अगर हम उसको हम पढ़ते हैं ना कि 2010 से लेकर के 2025 तक क्या ग्रोथ आया है, तो ये मैक्रोडायनामिक का पार्ट हुआ। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और दूसरे का शेयर जरूर करना। बाय।